Welcome again, my dear students, in political science of class 11th. And today in this video, we are doing our question answer of lesson number 3rd. Okay, these are the short type of questions and write down into your notebooks. Okay, the name of the 3rd chapter is election and representation, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास मैंने आपके लिए बनाया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास बनता है बेटा, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें जो आंसर हमारे पास है, इन ए डेमोक्रेसी इलेक्शंस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द पीपल्स चॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इलेक्शंस डिसाइड हु शैल रूल, इलेक्शंस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, इसमें बेटा पूछा है कि भाई हमें चुनाव की क्यों आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो ये लोगों का आधारभूत एक विकल्प होता है अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए, और इलेक्शन के द्वारा ही हम ये तय करते हैं कि भाई कौन शासन करेगा, यानी किस पार्टी को हम बहुमत देते हैं, और इलेक्शन ही के माध्यम से हम अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। इसका मतलब इलेक्शन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ तक गवर्नमेंट तक आप आंसर यहाँ पर लिखोगे। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में पूछा जाए तो भी हम यही आंसर देंगे। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, What makes an election democratic? बेटा चुनाव को कौन लोकतांत्रिक बनाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से हम उतारेंगे, सेवरल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, यानी बहुत सी ऐसी स्थितियाँ जो हैं, देखिए बहुत सी स्थितियाँ ऐसी है जो हमारे इलेक्शनों को लोकतांत्रिक बनाती है। जिसमें आप लोग पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट, every citizen should have right to choose on the basis of one person, one vote, one value। प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि भाई प्रत्येक इंसान को एक मत डालने का और उसकी एक वैल्यू है, ये अधिकार दे रखा है। तो ये इसमें हम डाल देंगे। दूसरा इसमें आप लिखना चाहो तो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड पीरियडिकली, ये हम लिखेंगे, यानी इलेक्शन है बेटा वो अपने समय पर होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर हर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होते हैं, 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए। तो 2 पॉइंट हम इसमें डाल देंगे। 3 नंबर का आ जाए तो हम ये डाल देंगे, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, वही कैंडिडेट होने चाहिए जो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये मैं टिक लगा देता हूँ, 1, 2 और ये 3, ये तीनों पॉइंट आप इसमें लिख दोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आइए देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये कैसे है हमारे पास। देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये 4 नंबर में आता है, 5 नंबर, तो आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, और 3 नंबर में आ जाए तो 3, लेकिन आप कॉपी में से पूरा उतारोगे, ध्यान रहे। ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन ए कंट्री वेयर पीपल मेक देयर ओन लॉज एंड अपॉइंट गवर्नमेंट डायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर सभी लोग जो है अपने कानून और अपनी सरकार स्वयं डायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट में आप आ जाइए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन ए कंट्री वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये कहाँ है, ये इंडिया में बेटा, इंडिया के लगभग देशों में यही है। इसमें क्या होता है, हु मेक्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ देम, जो उन्हीं के आधार पर कानून बनाते हैं। जैसे हमने अपने
यहाँ से इंद्रजीत को चुन के भेज दिया है जो सेंटर में बैठा हुआ है और हमारे लिए हमारा प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा ये क्या है, देखिए इसमें डिफरेंस और क्या हुआ, इट एग्जिस्ट्स इन स्मॉल स्टेट्स। बेटा ये छोटे राज्यों में मुमकिन है, इट एग्जिस्ट इन द लार्ज स्टेट, ये बड़े राज्यों में बनता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, बेटा आधुनिक लोकतंत्र में इसकी अब संभावना नहीं है। सिंस द साइज ऑफ द कंट्री हैज़ बिकेम लार्ज, क्योंकि अब देश बड़े हो गए हैं। पॉपुलेशन एंड अदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जनसंख्या और दूसरी जटिल समस्याएं होती है, तो अब ये संभव नहीं है। इट एमर्ज बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एट वन सिंगल प्लेस इन लार्ज स्केल एंड वास्ट साइज्ड। ये कहता है कि भाई इसमें इस माध्यम से हम जो है अपना एक देश को अलग अलग वो बांट देते हैं और उसमें से अपना एक प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। 5th पॉइंट हमारे पास है, इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव बाय राइजिंग हैंड्स। इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते कैसे, प्रत्यक्ष में बेटा क्या हुआ है, सीधे हाथ खड़े करने पड़ते हैं। हाँ भाई कौन वोट दे रहा है तो हाथ खड़े कर लो, उसे हम कहते हैं। इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द सीक्रेट बैलेट्स। इसको बेटा हम EVM से अब चुनते हैं, यानी मत डालकर। फॉर एग्जाम्पल इट एग्जिट इन ग्रीक सिटी स्टेट्स, राइट नाउ इट एग्जिट सम द स्विस कैटून्स। वैसे ये बताया गया है ये पहले ग्रीक में हुआ करता था, यूनान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इज एग्जिट इन द ऑल मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया, USA एटसेट्रा, इनमें ये है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक तैयार हो जाता है, 5 नंबर का भी, 2 का भी और 3 का भी। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास आ जाती है क्वेश्चन, मैं इधर बताता हूँ आपको, ये देखिए इसमें हमारे पास है क्या, ये जो मैंने आपको बताया था इलेक्शंस मेथड अडॉप्ट इन इंडिया, भारत में कौन से मेथड को अपनाया गया है, तो ये हमारा अपनाया गया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या लिखोगे आप, आपसे कोई पूछे जाए व्हाट इज़ द FPTP सिस्टम या व्हाट इज़ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इसमें आप आंसर लिखोगे बेटा, इन दिस सिस्टम कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर टेरिटोरियली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर्स choose a single candidate by marking against his name, candidate who get the highest number of the votes even if he has the less than half votes polled। यानी कहने का मतलब क्या हो बेटा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई कैंडिडेट खड़ा है, हम उसका खटका दबाते हैं बटन के अंदर EVM के अंदर, उसको हमारी वोट चल जाती है और उस क्षेत्र से जिसको सबसे ज़्यादा अधिक वोट मिली हो, सबसे अधिक वोट मिली हो, वो जीता हुआ कहलाया जाता है, चाहे उसको आधी से कम वोट मिली हो। यानी कहने का मतलब 100 वोट है और उसमें 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगी वही जीता हुआ कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि भाई 51 वोट मिले तभी जीतेगा, नहीं। तो ये हमारे